कर्नाटक की आहट। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 10 मई को जिस तरह से कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, अब इंतजार है नतीजों का, जो कि 13 मई को आएंगे। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो उत्साह है वो जरूर बढ़ा दिया है। और जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो कर्नाटक में कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। 1 से 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिसमें बीजेपी का बहुमत बताया जा रहा है। और जिस तरह से कर्नाटक की जो लड़ाई रही है, जो जंग रही है, इस बार काफ़ी अहम रही है। कई ऐसे मुद्दे जिन्होंने न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में अपना असर डाला। कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है और कौन चुनावी दंगल में जीतेगा, ये तो अभी इसमें समय है। फैसला 13 को आएगा, लेकिन मतदान के तत्काल बाद आए एग्जिट पोल ने यहां कांग्रेस बाजी मारती नजर आ रही। जिस तरह से मैंने आपसे कहा, कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 113 सीटें चाहिए। चुनाव परिणाम के पहले आए 6 एग्जिट पोल में से 5 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जीत उसमें दिख रही है। वहीं एक एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। अगर एग्जिट पोल को ही परिणाम माने तो क्या ये संकेत दे रहे हैं आगामी समय में, जिस तरह से अन्य राज्यों में भी चुनाव हैं और लगातार बात की जाती है डबल इंजन की सरकार को लेकर, इसके क्या आखिर मायने हैं, इसी पर आज हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी। और लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें हैं वो कर्नाटक में दिख रही, क्योंकि कर्नाटक की जिस तरह की तासीर है, कर्नाटक में जो कहीं ना कहीं जो वहाँ का वोटर है वो चेंज पसंद करता है, बदलाव पसंद करता है हर चुनाव में। पहले कुछ वर्जन हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एंट्री पोल, एग्जिट पोल नहीं, जनता का पोल। और जनता का पोल के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 तारीख को कर्नाटक में बनेगी। 13 मई को हनुमान जी, जिनका बड़ा बवाल इन्होंने उठाया था बजरंग, ये हनुमान जी ही न्याय करेंगे, क्योंकि बीजेपी के सब कदम अन्याय के रहे और न्याय की जीत होगी और हनुमान जी इसका निर्णय करेंगे। पूरे मीडिया में आ रहा है कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। जितने एग्जिट पोल हैं सब यही कह रहे हैं। सिंधिया जी को डर है कि अगर भाजपा गई तो फिर मध्य प्रदेश से जाएगी, फिर दिल्ली से जाएगी, फिर उनका क्या होगा। तो परिणाम आने से पहले अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। और जो अलग अलग जो एग्जिट पोल आए हैं, बीजेपी में 62 से 80 सीटें दिखाई गई हैं, कांग्रेस को 22 के आसपास। वहीं बीजेपी 94 पर, कांग्रेस 91 पर, जेडीएस 14 और अन्य 0 पर हैं। जिस तरह से जो एग्जिट पोल में जो कुछ दिखाया गया है, बीजेपी 79 से 94, 103 से 118 कांग्रेस, जेडीएस 25 से 33 सीटें। अलग अलग जो एग्जिट पोल हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर एक अन्य एग्जिट पोल की बात करें तो 85 से 100, 94, 100, 108 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को दिख रही, 24 से 32 सीटें जो है वो जेडीएस को दिख रही हैं। बीजेपी 62 से 80 सीटें, कांग्रेस 122 से 140 सीटें, जेडीएस 20 से 25 सीटें। अलग अलग एजेंसीज के जो एग्जिट पोल हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी 94 से 117, कांग्रेस 91 से 106। ये जो एग्जिट पोल है, कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। लेकिन अन्य जो एग्जिट पोल है की बात की जाए तो 79 से 94, 103 से 118 कांग्रेस की सीटें दिख रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी 85 से 100, कांग्रेस 94 से 108 ये फिगर दिख रहा है। जेडीएस 24 से 32, अन्य 2 से 6 सीटें दिख रही हैं। तो जिस तरह से 224 सीटों की हम बात कर रहे हैं, किस तरह का इसका गुणा गणित है एग्जिट पोल में। हालांकि जो नतीजे हैं ये तो सिर्फ अनुमान है, लेकिन जो फाइनल नतीजे हैं वो 13 तारीख को आएंगे, 13 मई को आएंगे। और तभी मालूम पड़ेगा कि आखिर कर्नाटक में किसकी सरकार काबिज होती है। तो आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं।
फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणी जी। संदीप जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजगोपाल लोहिया साहब। लोहिया साहब, आपका स्वागत है। और कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी हमारे साथ में। रोहित जी, आपका स्वागत है। रोहित जी, जिस तरह से एग्जिट पोल की हम बात करें, खुश होगी कांग्रेस? राजेश जी, हमने पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया था, क्योंकि ये घुटन और ये जो बेचैनी है ये आम जनमानस में कमोवेश जहां पर भी चुनाव आगे होने वाले हैं वहां पर हम महसूस कर रहे हैं। कर्नाटका में भी जो हमारी वहां की संगठनात्मक शक्ति थी, जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनने जनता की इस घुटन को महसूस कर लिया था। पूरा रोड मैप भी इसी दिशा में बनाया गया था, जो जनता से जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं उनको उछाला जाए, कैंपेन स्वच्छ रहे और सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया। यदि आप देखेंगे कि जिस तरीके से डबल इंजन सरकार ने 3 पक्षीय 3 डायमेंशनल अटैक किया भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से जनता पर, उससे हमने लड़ाई लड़ी और हमने 5 गारंटीज ऐसी दी। हमने वचन पत्र जारी किया है राजेश जी, हमने मध्य प्रदेश में वचन पत्र जारी किया है। हम घोषणा पत्र नहीं जारी करते। घोषणा वीर शिवराज सिंह चौहान जी और भाजपा की जो नीति है वो घोषणाएं करने की है। हम वचन देने वाले हैं, कथन देने वाले नहीं। केवल कथन पे विश्वास नहीं रखते। तो इसीलिए जो हमने बातें कही, 5 गारंटीज जो वहां पर दी, जिसमें हमने महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात कही, 200 यूनिट बिजली देने की बात कही, फिर हमने 10 किलो राइस देने की बात कही, चावल देने की। उसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्टेशन जैसे और बेरोजगारी भत्ता जो हमने मध्य प्रदेश में भी लागू करना है, ग्रेजुएट्स को 3000 रुपए देने की जो बात कही, उससे हमें लगता है कि आम जनमानस को एक सीधा सीधा थोड़ी राहत मिली और जिस कारण से उनको ये लगा कि शायद अब इस बार उनको हमें मौका देना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण चीज थी राजेश जी, वो समझना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि पिछले 1 साल में 28% जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। 40% कमीशन की जो सरकार बीजेपी ने कर्नाटका में चलाई और जिस तरीके से एक्सपोजेस हुए कि कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ मंत्री या विधायक का बेटा रिश्वत लेते पकड़े जा रहा है, कोई एक छोटा सा बाबू करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा जा रहा है। तो ये जो आम जनमानस के बीच में बीजेपी से जो विश्वास उठा, ये इस बात को लेकर भी उठा कि भ्रष्टाचार भगाने की, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात तो करते हैं। जैसे इनने काला धन लाने की बात करी थी, तो जुमला पार्टी तो है भाजपा, ध्यान भटकाओ पार्टी है, झूठ बोलो पार्टी है। ये हमने एक्सपोजर जो किया, बेसिकली मैं कहूं तो बैड गवर्नेंस जो थी बीजेपी की, उसको सही ढंग से राइट एक्सपोजर जो हमने दिया, उससे जनता कनेक्ट हो गई और इसी कारण से हमको वहां पर फायदा मिला। चलिए, जिस तरह से डॉक्टर रोहित नायक कह रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, फाइनल नतीजे 13 तारीख को आएंगे। ब्रजगोपाल लोहिया साहब क्या कहेंगे? हालांकि आपके नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि एग्जिट पोल कुछ नहीं, जनता का पोल जब आएगा तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी। राजेश जी, 2-3 बातें हैं। पहली तो ये है कि हम मीडिया में जो एग्जिट पोल आते हैं, ओपिनियन पोल आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अकेला राजनीतिक दल है जो उन सभी का स्वागत करता है। हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सब चीजें एक साथ चलनी चाहिए। अनुमान लगाना भी व्यक्ति का एक अधिकार है। परंतु आप एग्जिट पोल को जब खुद नजदीक से देखेंगे तो जिस एग्जिट पोल में 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई जा रही है कि 88 से 94 आ सकती हैं, उसी में कांग्रेस की दिखाई जा रही है कि 90 से 105 आ सकती है। तो ये जो अनुमान लगाने का क्रम है, ठीक है, सबके अपने अपने अनुमान है, परंतु एक राजनीतिक कार्यकर्ता का अनुमान लगाने का अपना तरीका है। वो इस तरीके से सोचता है कि किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, जनता किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, किस तरह जनता एकत्रित हो रही है, किस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो को जो प्रतिसाद वहां मिला है, ये सब एक देखने की बात थी। दूसरी बात, कर्नाटका में एक बड़ा अद्भुत किस्म का चुनाव होता है। वो उसकी तासीर जो है वो अन्य राज्यों की तुलना से बिल्कुल भिन्न है। उसमें पहली भिन्नता तो यह है कि 2008 में भी और 2018 में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट प्रतिशत मिला, इसके बाद भी सीटें कम मिली। 2008 में तो 35 सीटें कम मिली, जबकि हमसे 1.14% वोट ज्यादा मिला था। तो अगर हम बिल्कुल वास्तव में ईमानदारी से जब सोचते हैं तो वो सोच ये होना चाहिए कि जनता अपना काम कर चुकी है, सबका भाग्य मतपेटियों में बंद है। और कर्नाटक 6 हिस्सों में बटा हुआ प्रदेश है, जिनमें एक दूसरे की तासीर एक दूसरे से नहीं मिलती। जो मैसूर कर्नाटका का क्षेत्र है वो अलग है,
जो केरला कर्नाटक का है वो अलग है, जो मुंबई कर्नाटक है वो अलग है, बेंगलुरु बिल्कुल अलग है। तो ये सब में कहीं जेडीएस मजबूत है, कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कहीं कहीं कांग्रेस मजबूत है। परंतु अंतिम निर्णय आने के पहले जिस तरह की बातें रोहित नायक जी कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ना हमें जीत का दंभ कभी नहीं होना चाहिए। हम जीत रहे हैं, ये हमारा विश्वास है, और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और वो इसलिए बना रही है कि हमारी कथनी और करनी एक है। हमारी कथनी और करनी अलग अलग नहीं है। ये अभी रोहित नायक जी कह रहे थे कि हम तो वचन देते हैं, तो वहां आपने एक वचन दिया है कि बजरंग दल को बैन करेंगे, क्या इस वचन को पूरा करेंगे? नहीं। चलिए इस पर आएंगे। चलिए लोहिया साहब उस पर भी आ जाते हैं, संदीप जी के पास में आ जाता हूँ। संदीप प्रोणाक जी, चलिए लोहिया साहब मैं उस पर आ जाता हूँ। जब दूसरी बार आऊंगा दोनों मेहमानों के पास, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। संदीप प्रोणाक जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, एग्जिट पोल जो कुछ दिखा रहे हैं, क्या इसी तरह के संकेत कर्नाटक में मिल रहे थे जिस तरह से ये चुनावी घमासान दिखा? देखिए राजेश जी, आप ये मानिए जो एग्जिट पोल आए हैं, संकेत तो वैसे मिल रहे थे कि एज तो कांग्रेस को है, और वो एग्जिट पोल में भी दिखा बहुसंख्यक में, एक दो को छोड़ दिया जाए, बहुसंख्यक में ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस बढ़त में है। कोई कह रहा है कि पूर्ण बहुमत मिल जाएगा और कोई कह रहा है कि बहुमत के करीब होंगे। लेकिन राजेश जी, हमें ये देखना पड़ेगा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव बड़ी बेहतर रणनीति की तैयारी के साथ लड़ा है। वहां पर चाहे सीतारमैया का मामला हो, चाहे शिव कुमार का हो, दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। ये एक ऐसा चुनाव दिखा जिसमें पूरी कांग्रेस एकजुट थी। एक तरफ आप एकजुट थे और एक तरफ आपने वो मुद्दे उठाए जिनका जनता से वास्ता था, आपने वादे भी किए। दूसरी तरफ बीजेपी पे जो तोहमतें जड़ी गई, या यूं कहे जो 40% वाली बात आई, 40% सीएम वाली बात आई, उसका बीजेपी बेहतर तरीके से खंडन नहीं कर पाई। राजनीति में एक बड़ी चीज होती है परसेप्शन, कैसा माहौल बनता है। तो मुझे ये लगता है कि काफी लंबे समय से कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर यह माहौल, या यूं कहे ये आरोप लगने लगे थे कि कमीशन खोरी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई मुझे लगता है, और कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। और महत्वपूर्ण बात एक और है कि राज्य की जो इकाई थी वो थी, उसको राष्ट्रीय नेतृत्व का भी पूरा साथ मिला। यही कारण है कि अभी एग्जिट पोल में हमें बढ़त कांग्रेस की दिख रही है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा 13 तारीख तक। बिल्कुल संदीप जी, इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से लोहिया साहब ने जिक्र किया, एक तासीर, और हम भी देखते हैं कि कर्नाटक की जिस तरह से तासीर रही है, क्योंकि वहां का जो वोटर है चेंज, बदलाव पसंद करता रहा। ये भी वजह है एडवांटेज मिलने का, जिस एज की बात आप कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कोई राज्य होता है, वहां का चेंज, चुनाव का एक ट्रेंड होता है। जैसे हम राजस्थान का देखते हैं ना, बदलती रहती हैं सरकारें, तो बदलाव जहां का मतदाता चाहता है और मुद्दे जब उसे मिल जाते हैं, सत्ताधारी दल के खिलाफ जब माहौल हो जाता है, तो वो रास्ता और आसान होता है, क्योंकि बदलाव तो चाहता ही है वहां का मतदाता। साथ में आप पर जो आरोप लगे हैं, उन्होंने और होम डालने का काम कर दिया, इसलिए ज्वाला तेज जलेगी मुझे लगता है। चलिए रोहित नायक जी, क्या कहेंगे? राजेश जी, मैंने पहले भी ये बात कही कि हमने एक बैड गवर्नेंस को एक्सपोज करने का जो अपना ट्रेंड यहाँ पर इख्तियार किया था, वो हमें बहुत फायदा दिया, क्योंकि जनता को हमने वो बातें बताई जो वो सुनना चाहते थे। जिस तरीके से भाजपा ने कुशासन फैलाया, जिस तरीके से केंद्र शासन ने बातें करी और अपनी बातों पर खरे नहीं उतरे, जिस तरीके से कमीशन खोरी हुई, भ्रष्टाचार बढ़ा, उन सारी बातों को लेकर जब हम जनता के बीच में गए, तो जनता ने उस बात से कनेक्ट किया। एक हमारा और भी बहुत एडवांटेजियस जो एस्पेक्ट रहा, वो रहा कि हमने जो कैंपेन था उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखा। यहाँ वहां की बात ना कर मुद्दों से भटकने नहीं दिया कैंपेन को, जो अक्सर हमने देखा है बीजेपी जिसमें माहिर है। क्योंकि जब हम उनसे किसी एक विशेषकर किसी एक जनमानस से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं, तो मैंने देखा है इतने कम समय में ही मुझे ये समझ में आया कि जो भी भाजपा के प्रवक्ता बैठते हैं या जो भी चर्चाएं होती हैं, उसमें पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं से मुसलमान, राम मंदिर,
पाकिस्तान, चाइना, मतलब हम बात कुछ और करते हैं और बहुत बात पहुंचती कहीं और है। ये बात तो हमने सुनी और समझी है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन ये बात तो विपक्ष पे लागू होती है, क्योंकि उसका ये मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि वो बात को निकाले और उसको दूर तक ले जाए ताकि जनता तक वो बात पहुंच पाए। लेकिन भाजपा के साथ हमने ये देखा है कि वो सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष से सवाल करते हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं जैसे सत्ता में वो है ही नहीं। तो इन सब चीजों का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है जनता के जनमानस के हृदय पर और उनकी बुद्धि पर। और जब वो अपनी बात सुनना चाहते हैं, तब आप जब उनको कोई नई बात बताना चाहेंगे तो कब तक जनता भटकेगी और सुनेगी उस बात को, जबकि उसको पता है कि वो ऑलरेडी सफर कर रही है। क्या अब ये मान लिया जाए रोहित नाइक जी, ये मान लिया जाए कि जिस तरह से जो चीजें आप कह रहे हैं, चाहे वो नीट एंड क्लीन कैंपेन हुआ उसकी बात की जाए, आपने कहा कि हमने वचन जनता के सामने रखा, कहीं ना कहीं उसका भी असर इसमें रहा है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, तो ये मान लें जब हम बात करते हैं गुजरात मॉडल की, तो क्या कांग्रेस अब अगर वाकई, क्योंकि अभी हम फिर कहेंगे कि जिनकी चर्चा, आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल हैं, ये अनुमान है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो 13 को आएंगे तब तस्वीर मालूम पड़ेगी। लेकिन ये जो जिस तरह की चीजें आप हैं, क्या यही मॉडल अब कांग्रेस मान चुकी है? नहीं, ये तो ओके टेस्टेड मॉडल है, अगर ऐसा होता है तो अब इसका इंप्लीमेंटेशन आगे करेंगे? नहीं राजेश जी, मध्य प्रदेश का या बाकी जो भी राज्यों में चुनाव है उनका अपना एक मॉडल होगा। हम मध्य प्रदेश में जब चुनाव लड़ेंगे तो हम 5 गारंटीज पे नहीं लड़ेंगे। हमारा जो वचन पत्र है वो बहुत विस्तृत है, 900 बिंदुओं में है करीब करीब। और हमने एक और नई स्ट्रैटेजी मध्य प्रदेश में जो इख्तियार करी है वो ये है कि हम जिलेवार भी वचन पत्र जारी करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक जिले की समस्या दूसरे जिले की समस्या नहीं हो सकती। तो उससे आम जनमानस से हम ज्यादा जुड़ पाएंगे, वहां की जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे और वहां के लिए कुछ उस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हर जगह का मुझे नहीं लगता कि कोई ये मॉडल होगा, क्योंकि वहां पर 5 गारंटीज पे चुनाव लड़ा था, यहाँ पर हमने बहुत कुछ। चलिए लोया साहब, बिल्कुल लोया साहब कुछ कह रहे हैं। लोया साहब, डबल इंजन की बहुत बात हो रही है। अगर कर्नाटक की हम बात करना, ठीक है, एक इंजन मुझे लगता है कि बेहतर, अगर हम बात कीजिए केंद्र की बात की जाए, तो क्या एक दूसरा इंजन फेल वहां पर हो गया, इस तरह की जो एग्जिट पोल में चीजें दिख रही हैं? राजेश जी देखिए, आप इस एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर दिशा समझने का प्रयत्न करिए कि इसकी दिशा है क्या। जब कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हुआ था, जब वहां आचार संहिता लगी, तो जो ओपिनियन पोल आए थे वो कांग्रेस को 150-140 सीटें दे रहे थे। एक भी ओपिनियन पोल ऐसा नहीं था जो 130 से कम सीटें दे रहा था। परंतु एग्जिट पोल आते आते वहां हंग असेंबली की बात होने लगी। 8 एग्जिट पोल कल आपने और हमने सबने देश में देखे, उनमें से 3 एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, 2 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, 3 एग्जिट पोल हंग असेंबली बना रहे हैं। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि कैंपेन के दौरान तो कांग्रेस घटी, बढ़ी नहीं है कांग्रेस, और आज अगर हंग असेंबली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बातें हो रही हैं, तो कैंपेन किसने बेहतर चलाया ये दिख रहा है, किसके प्रति जनभावना है ये दिखाई दे रहा है। और चाहे आप वचन पत्र नाम दे, चाहे घोषणा पत्र दे, जो नाम दे, महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि किस पार्टी की विश्वसनीयता जनता में कितनी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक विशेषता है, वो जब विपक्ष में होती है तो उसे जो चाहो वो उसके वचन पत्र, घोषणा पत्र। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में हाथ में गंगा जल लेकर शपथ ली थी शराबबंदी की, जो आज 5 साल पूरे होने को है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये जो लोग हैं ये बातें कुछ करते हैं और सरकार में आने पर काम कुछ और करते हैं। मैं उधर मध्य प्रदेश का एक उदाहरण बताता हूँ। 10 दिनों में कर्ज माफी की बात की थी, 16 महीने सरकार में रहने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी से चर्चा कर रहे हैं। दूसरा काम, क्या आपके वचन पत्र में था ये 973 बिंदु थे, उसमें क्या आपने लिखा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं के लिए पृथक शराब दुकान खुलवाएंगे? क्या हम जब सरकार में आएंगे तो हम आईफा अवार्ड कराएंगे? नहीं, तब वचन पत्र पीछे छूट गया था और ना मालूम कौन सा एजेंडा आगे आ गया था। तो ये जो कांग्रेस की समस्या है ये जनता जानती है। 85 रुपए बीच में रख लेने वाले लोगों का सत्य जनता जानती है। लेकिन लोया साहब, जिस हनुमान जी की बात आप कर रहे थे इस कर्नाटक चुनाव के दौरान, वही कांग्रेस अब कह रही है कि हनुमान जी ही न्याय करेंगे कर्नाटक में। मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, केवल एक प्रश्न है। हमने इसे मुद्दा नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी स्वयं घोषणा पत्र में लिखकर ये गई थी
कि हम सरकार में आएंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे, और इसके बाद पूरे चुनाव केवल ये सफाई देते रहे कि हम नहीं करेंगे, हम मंदिर और बनवाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि जो आप कर नहीं सकते वो लिखना आपकी आदत पड़ चुकी है, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता हो। आप झूठ बोलते हैं, तरकीब से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, इससे झूठ सच नहीं बन जाता है, झूठ झूठ ही रहता है। और ये जो जनता है ये पढ़ी लिखी है, समझदार है। चलिए संदीप जी के पास में आता हूं। संदीप जी ठीक है, अभी अब हम जिक्र कर रहे हैं कि जो दिख रहा है अभी एग्जिट पोल में, उसमें कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर बात की जाए, जिसका जिक्र लोया साहब कह रहे हैं कि हंग असेंबली वहां पर आती है, तो ऐसे में अगर हम बात की जाए जेडीएस की हम बात करें तो जेडीएस एक अहम फैक्टर होगा इस बीच में, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि उस जादुई आंकड़े तक कोई नहीं पहुंच पाता। बात है कि चाबी फिर जेडीएस के पास होगी। महत्वपूर्ण ये कि अगर हंग होती है तो वो दल सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है जो सबसे छोटा दल होता है। तो जेडीएस वहां छोटा दल है, वो सबसे ताकतवर दल बन जाएगा। फिर जेडीएस को कौन महत्व देगा? क्या कोई दल ये भी सौदा कर सकता है कि जेडीएस का सीएम हम स्वीकार लेंगे? तमाम चीजें, नए समीकरण तैयार हो जाएंगे। अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राजेश जी आप ये मान के चलिए कर्नाटक में जो नजर आ रहा है वो तस्वीर एकदम उलट हो जाएगी। अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है तो स्थितियां अलग होंगी, और अगर जेडीएस के पास चाबी होती है तो क्या कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से दूर होगी? मुझे ये आशंका भी सता रही है। दूसरी चीज संदीप जी, जिस तरह से अगर कर्नाटक से निकलकर हम बाहर जाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो इलेक्शंस हैं किस तरह से इफेक्ट डालेगा कर्नाटक के परिणाम, वो कांग्रेस के फेवर में आता है, वो बीजेपी के फेवर में आता है, किस तरह से इफेक्ट अन्य राज्यों में, और जाहिर सी बात है ये जाएगा यहां से मैसेज, क्योंकि फिर 24 में लोकसभा भी है। राजेश जी आप ये तय मान के चलिए कि कर्नाटक के चुनाव का असर कई राज्यों पर पड़ने वाला है। बीजेपी जीतती है तो भी पड़ेगा, कांग्रेस जीतती है तो भी पड़ेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इन चुनावों के नतीजे का सीधे असर नजर आएगा। मेरी जो जानकारी वो ये कह रही है कि 20 तारीख के बाद बीजेपी एग्जीक्यूटिव भी बुला सकती है और आने वाले समय में कोई बड़े फैसले भी कर सकती है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 13 तारीख का और 13 के बाद 20 तारीख का। आखिर में एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि इस इलेक्शन में, ये इलेक्शन में क्या जिस तरह से बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, और अब तो बैनर पोस्टर होर्डिंग्स में भी दिखता है डबल इंजन की सरकार, तो यहां पर डबल इंजन का जो फार्मूला है अगर वैसा ही रहा जैसे एग्जिट पोल में है तो फेल होता दिख रहा है। नहीं देखिए चुनाव हर राज्य का अलग अलग होता है, तासीर हर राज्य की अलग होती है। मेरा ये मानना है कि दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीति का तौर तरीका अलग है, उत्तर भारत की राजनीति की तौर तरीका अलग है। यहाँ पर वहां व्यक्ति पूजक भी लोग हैं। मध्य प्रदेश और ये हिंदी भाषी राज्यों में राजनीतिक दल का ज्यादा महत्व है मुझे लगता है, और आने वाले समय में बीजेपी का चेहरा स्थानीय नेता नहीं होंगे जिन्हें हम मुख्यमंत्री कह सकें। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार की बात तो होगी, पूरा फेस जो होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे, चाहे जिस हिंदी भाषी राज्य में चुनाव हो। चलिए, तो जिस तरह से कर्नाटक का भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें, उस एग्जिट पोल में जो कुछ दिख रहा है उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्साहित है। हालांकि एक पोल ऐसा भी है जो बीजेपी को बढ़त बता रहा है, लेकिन हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा 13 मई को, जब कर्नाटक के नतीजे आएंगे, न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी ये जो परिणाम होंगे कर्नाटक के वो काफी अहम है, क्योंकि 23 में कई राज्यों में इलेक्शन है, 24 में लोकसभा का चुनाव है। तीनों मेहमानों का यहां मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर कर्नाटक की जो आहट है किस तरह से आगे परिणामों में दिखती है, ये देखने वाली बात होगी, और आगे कर्नाटक में आखिर किसकी सरकार बनेगी इसका भी हमें इंतजार करना होगा। और फिर जिस दल की यहां पर सरकार बनती है उसके बाद पूरे देश में इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट क्या होता है, इस पर भी हमारी नजर होगी। IND एनालिसिस में बस इतना है। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।